चलिए जी, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आप सभी ने बहुत सारा सपोर्ट किया था, तो सब पानी पी लेते जी। देखिए, यह हमारा पार्ट 4 है साथियों। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लाडलो, यह हमारा पार्ट 4 है। देख लीजिए, इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 और आप सभी ने भर भर कर प्यार दिया था, बहुत ही मजा आया। इसी जो है ना मोटिवेशन के साथ जो है ना आज हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो यदि आप इससे पहले पार्ट 3 तक नहीं देखें, जरूर देख लीजिएगा भाई, शुरू से अंत तक, और अपना नोटबुक बना लीजिएगा, क्योंकि आपका बिल्कुल बेसिक तरीका से हम पढ़ाए हैं। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, और नोट्स हम तो यही बोलेंगे, नोट्स बना लीजिएगा, या आप सभी जो है ना हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पे यह नोट्स भेज दिया जाता है, सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों, दर्पण के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दर्पण में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पहले पढ़े थे कि दर्पण जो था वो हमारा हुआ दो तरह का, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण जो है यह हुआ दो तरह का, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। देखिए, यह हमारा गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण जो है किसी गोले का काटा या घिसा भाग होता है। खोखला गोला का ध्यान दीजिएगा, कौन गोला? खोखला गोला। चले जी, अगर इसको हम बीचे बीच काट दें, यहां से काट दें, तो मेरा ई वाला हिस्सा निकल जाएगा, ई वाला हिस्सा निकल जाएगा। यदि हम ई वाले हिस्सा में अगर पेंट कर दें तो ये हमारा दर्पण बन जाता है। और यह दर्पण जो होता है हमारा अवतल दर्पण होता है। ये क्या होता है? अवतल दर्पण। यदि इसी के अगर हम इधर पेंट कर दें, कलई कर दें, पेंट मतलब कलई, इस तरह पेंट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाता है, यहाँ देखिए, यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया, और यह हमारा हो जाता है अवतल दर्पण हो जाता है, ठीक है। और यहां जो होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि वक्रता केंद्र होता है। तो दर्पण के मुख्य भाग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है ना। तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, पहला हमारा है दर्पण का मुख्य भाग में, पहला भाग हमारा देखते हैं वो है वक्रता केंद्र। ऐसे भी जो है ना वक्रता केंद्र के बारे में आप सभी को पिछले वाले पार्ट में आपको बता दिए थे, ठीक है। क्यों आ रहा है? खत्म हो गया। तो देखिए, आंसर है कि कोई गोले दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा या घिसा भाग होता है उसे उस गोले दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को साथियों सी से डिनोट करते हैं। चलिए थोड़ा बैक ही आ जाते हैं और आपको दिखा देते हैं। यह देखिए, यहाँ पर है अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। इसको बीचे बीच काट दिए हैं। जो बीच वाला जो हिस्सा इबला हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम अलग अलग करेंगे। चलिए, इसको अलग अलग करेंगे। ये जो है हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण, और ई वाला जो है हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। इसका जो सेंटर होता है, दर्पण का जो सेंटर होता है, इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी। तो आपको समझ में आ गया कि वक्रता केंद्र क्या होता है। दर्पण का जो आपका यह मध्य बिंदु होता है बीच वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीज आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप प्रतिबिंब सीखिएगा, आपको सिखाएंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो उस समय जो है ना इन सभी चीजों का काफी जरूरी पड़ेगा। आते हैं ध्रुव, पोल। बोलते हैं किसी गोले दर्पण का अपना ज्यामितीय केंद्र उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है, और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। चलिए फिर से हम क्या करते हैं जी, दर्पण बना लेते हैं। यह कौन दर्पण है? यह हमारा उत्तल दर्पण है। दर्पण भूलिएगा नहीं, दर्पण को पहचानने के लिए सीख जाइए। MN, यह कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और यह कौन सा दर्पण है जी? यह हमारा भाई अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो ध्रुव का मतलब क्या होता है? दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है, जो मध्य बिंदु होता है, जिसका अपना ज्यामितीय केंद्र होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
यह दर्पण हो गया। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, ये वाला जो होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव कहते हैं। यानी किसी गोले दर्पण का अपना जो ज्यामितीय केंद्र होता है, दर्पण का यह दर्पण हो गया ना, इसका जो मध्य बिंदु दर्पण का ये वाला बिंदु जो होगा, इसको केंद्र कहते हैं, मध्य केंद्र होता है। वही मध्य केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या देखिए, ये दर्पण है ना, इसका मिडिल पॉइंट जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इस ये वाला जो पॉइंट है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रधान अक्ष क्या होता है, देखिए दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा, सरल रेखा होती है, उसे कहते हैं दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। और प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहते हैं, मुख्य अक्ष के नाम से भी इसको जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए किसी दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। चलिए, ये रहा हमारा दर्पण हुआ। कौन दर्पण, तो उत्तल दर्पण है। समझिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट को हम गहराई से समझाएंगे ताकि आप सभी का कोई शिकायत ना आए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब सभी को पता है, अभी आपको बताए थे कि यह हमारा क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। ये क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। यानी कि दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है, वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है। चलिए यहां यह क्या है, दर्पण का ध्रुव है। और यह क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र है। यह दर्पण का ध्रुव है, यह दर्पण का क्या वक्रता केंद्र है। ये क्या वक्रता केंद्र है। तो दर्पण का ध्रुव और यह वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक सरल रेखा है, जो हमने रेखा खींचा, डॉट डॉट रेखा जो खींचे हमने, यह रेखा हमारा क्या है, दर्पण का प्रधान अक्ष है, यानी कि मुख्य अक्ष है। याद रखिएगा, दर्पण के प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये जो रेखा हो गया ना, ये जो रेखा हो गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। याद रहेगा ना, क्या कहेंगे जी, प्रधान अक्ष कहेंगे। ये वाला क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष, यानी कि मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है, देखिए किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है, उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। चलिए एक बार फिर से क्या करते हैं, दोनों दर्पण को बना लेते हैं। यह हमारा कौन दर्पण है भाई, यह दर्पण हमारा अवतल है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कौन दर्पण है जी, अवतल दर्पण है। और ये वाला जो दर्पण है, इसका नाम क्या है मेरे भाई, उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण जी, हाँ उत्तल दर्पण, भूलिएगा नहीं। तो चलिए एकदम प्यार से समझते हैं, इसे क्या कहेंगे, दर्पण का प्रधान अक्ष कहेंगे। इसमें भी प्रधान अक्ष खींच लेते हैं, हाँ हो गया। चलिए इसे कहते हैं, ये जो रेखा है दर्पण का प्रधान अक्ष है, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसे कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। या तो सीख लिए, ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा, या दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र का बीच का जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक का दूरी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, यानी कि r से इसको डिनोट करेंगे। तो दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव के जो बीच का लंबवत जो दूरी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, यानी इसको r से डिनोट करेंगे। क्लियर है सबका, देखिए लिखा हुआ है ना कि वक्रता केंद्र, ये वाला हमारा वक्रता केंद्र हो गया, और ध्रुव, ये वाला ध्रुव हो गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच का दूरी है, ये वाला यहाँ से जो दूरी है, वही उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है ना सबका, हाँ आगे बढ़ते हैं। सवाल है फोकस। देखिए एक हमारा होता है फोकस और एक हमारा होता है फोकस बिंदु, सॉरी ये फोकस बिंदु इसी कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। एक हमारा होता है फोकस या फोकस बिंदु बोल सकते हैं, दूसरा होता है फोकस दूरी होता है, दोनों में अंतर होता है। बोलते हैं फोकस जो है, फोकस बिंदु जो है,
यह वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है, इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको बड़ी एफ से सूचित करते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको हम डायग्राम बना देते हैं। ये कौन दर्पण है? ये हमारा अवतल दर्पण है। ये हम क्या कर रहे हैं, जो है ये हम पेंट कर रहे हैं। इसमें भी चलिए पेंट कर देते हैं। चलिए इसमें भी पेंट कर देते हैं, करते हैं पेंट। ये क्या हो गया? दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया। क्लियर है सबका? दर्पण का क्या है जी? प्रधान अक्ष है। उसके बाद ये क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र है। यह दर्पण का ध्रुव है। इधर आते हैं, यह दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा, यह दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि वक्रता जो आपका फोकस जो है, इस दर्पण का जो ध्रुव और दर्पण का जो आपका ध्रुव है और जो ना वक्रता केंद्र है, इसका जो ठीक मिडिल पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। यहाँ देखिए, इस दोनों का ठीक मध्य बिंदु जो होगा वही हमारा क्या होगा? फोकस होगा। यानी कि वक्रता त्रिज्या का ठीक मध्य बिंदु जो होगा, वक्रता अगर यहाँ से हमारा 10 होगा, वक्रता त्रिज्या 10 होगा, तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा? यह ठीक 5 पर होगा, बीच में होगा। क्या लिखा हुआ है? वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु, ये जो यहां से लेकर यहां तक का दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका जो ठीक जो मध्य बिंदु होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहेंगे। यानी कि बड़ की एफ से इसको डिनोट करेंगे। यहाँ देखिए, यहां से लेकर यहां तक का दूरी जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या का जो ठीक मिडिल पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का फोकस बिंदु कहेंगे, यानी फोकस कहेंगे। बताइए, यह बात समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार आपको हम फिर से रिपीट कर देते हैं प्यारे बच्चों। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जो रेखा है, इसे कहते हैं प्रधान अक्ष। ये जो दर्पण का जो मिडिल पॉइंट है, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी इंग्लिश में पोल कहते हैं। उसके बाद यह सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यह जो वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के जो बीच का दूरी है, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोकस बिंदु। तो वक्रता त्रिज्या का जो ठीक मध्य बिंदु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। इतना बात तो समझ में आप लोग को क्लियर आ चुका होगा। अगला है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिए, किसी दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को छोटी एफ से डिनोट करते हैं। किससे? छोटी एफ से। चलिए एक बार फिर से क्या करते हैं जी, हम सब फिगर को बना लेते हैं। ठीक, ये कौन दर्पण है बाबू? हाँ, ये हमारा अवतल दर्पण है ना जी? क्या है बाबू? अवतल दर्पण है। और ये कौन दर्पण है? ये हमारा है भाई उत्तल दर्पण है। ध्यान से समझिएगा, कौन दर्पण है मेरे भाई? यह उत्तल दर्पण है। तो इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे कहते हैं प्रधान अक्ष। यहां पर भी इसको एक प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। प्रधान अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष भी कहते हैं। क्लियर है ना सबका? तो इसे क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस बिंदु कहेंगे। ठीक है ना? ठीक, यहाँ पे से वैसा ही हो जाएगा। दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा, दर्पण का फोकस बिंदु हो जाएगा। ठीक है। और एक छूट गया, यहां से यहां जो दूरी होता है, इसका नाम क्या है? वक्रता त्रिज्या है। यहां से यहां तक का जो दूरी है, यह क्या है? वक्रता त्रिज्या है। अब यहाँ हम लोग सीखने वाले क्या? फोकस दूरी। ये तो हमारा एफ जो है, यह फोकस बिंदु है। तो फोकस बिंदु और ध्रुव का जो बीच का दूरी यहां से यहां जो होता है ना, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि इसको छोटकी एफ से सूचित करते हैं। देखिए, दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु का जो बीच का दूरी है यहां से यहां तक, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। बताइए, समझ में आया? देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, दर्पण का फोकस, दर्पण के फोकस और ध्रुव। देखिए, दर्पण का फोकस तो हमारा ई वाला हो गया, ये समझ में आया? दर्पण का फोकस तो हमारा ई वाला पॉइंट हो गया। और ध्रुव तो हमारा ई वाला पॉइंट हो गया। इधर आएंगे तो फोकस हमारा ई वाला होगा, ध्रुव हमारा ई वाला हो गया, है ना? तो दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि
इसका जो बीच का डिस्टेंस जो होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, फोकस दूरी कहते हैं। यानी ई वाला जो हिस्सा होगा इसको क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। आगे बात समझ में, चलिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका जो फोकस दूरी जो है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ अगर आपका 10 होगा तो फोकस दूरी कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि ठीक ये आधा होता है ना। देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ है, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ है, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। और ठीक उल्टा बात करेंगे कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। यदि हमारा वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ, अगर वक्रता त्रिज्या हमारे पास अगर 10 है, पता है फोकस क्या होगा, फोकस जो होगा ठीक आधा हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर होगा। आगे बात समझ में। या अगर मान लिया जाए कि हमारा फोकस दूरी मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, फोकस दूरी का 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा 5, 2 पंचे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया। आई होप कि आपको जो है ना वक्रता त्रिज्या एंड फोकस दूरी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट देकर लिख लीजिए कि वक्रता त्रिज्या जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। कितनी होती है, दुगुनी होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है, जो वक्रता त्रिज्या है या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। मतलब समझ में आ गया ना, दोगुनी। हाँ ठीक, इसका उल्टा अगर बात करेंगे, इसका अगर ठीक उल्टा बात करेंगे, लिख देंगे क्या, जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं भाई, द्वार समझते हैं ना, जो गेटवा घुसते हैं उसको द्वार कहते हैं। तो दर्पण का जो गोलाई होता है, जो वक्र होता है दर्पण का, उसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए आपका ई जो है, ये जो यहाँ से गेट जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वार कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक। ये छोटा दर्पण है तो इसका द्वारक क्या है, ये जो हिस्सा होता है ना यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं, द्वारक कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इसका द्वारक छोटा है, इसका द्वारक बड़ा है, क्योंकि बड़ा दर्पण का द्वारक बड़ा होता है, छोटा दर्पण का द्वारक छोटा होता है। सेम हम लोग बात करें अवतल दर्पण में। देखिए ये जो हिस्सा दिख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, दर्पण का द्वार है, इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यदि वही हम छोटा बना ले तो क्या होगा, इसका द्वारक छोटा हो जाएगा। क्या आया बात समझ में। तो बड़ा दर्पण का द्वारक बड़ा होगा और छोटा दर्पण का द्वारक छोटा होगा। तो द्वारक समझ में आ गया। दर्पण का जो वक्र है, जो गोलाई है, इसी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है किसी दर्पण की मोटाई, यानी कि मोटाई मतलब ये वाला मोटाई या वक्रता को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तित किरणें। अब यह जो पॉइंट है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। यदि आप इस पॉइंट को अगर नहीं समझते हैं, यहां से आपको हम चार किरण बताएंगे। यदि आप चारों किरणों को अगर याद कर लेते हैं, यदि समझ लेते हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब आप बनाइएगा तो वो आपको बिल्कुल A to Z समझ में आ जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि आप इन चारों किरणों को अगर नहीं समझते हैं तो आपको हम लिख के दे देंगे कि आप प्रतिबिंब कभी नहीं सीख पाइएगा, कभी नहीं सीख पाइएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो आपको बताने जा रहे हैं। और जो कोई जरा भारी चीज नहीं है, बिल्कुल इजी वे है ना, आपको बिल्कुल इजी तरीका हम बताएंगे, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हाँ आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है, देखिए किसी गोलीय दर्पण से परावर्तित किरणें, यानी गोलीय दर्पण पर जब किरण आती है तो वह किस रूप में लौटती है, तो वह 4 तरीके से लौटती है। आप चारों किरणों को आपको हम बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, किसी गोलीय दर्पण में
प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप में या फिर आभासी रूप में फोकस से गुजरती है। चलिए इसको हम आपको फिगर से समझा रहे हैं। यह कौन सा दर्पण हम लिखे? अवतल दर्पण। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल बेहतर से बेहतर ज्ञान दे सकें। तो देखिए हम कोनो उतना बड़े टीचर है नहीं, लेकिन हाँ इतना नॉलेज जरूर है कि आपको हम कुछ ना कुछ सिखा के जाए। चलिए जी, यह हमारा क्या एम एन जो है ना हमारा एक अवतल दर्पण है, और यह रेखा जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। आपको समझाए पहले कुछ समय पहले, प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस बिंदु कहेंगे, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। यह सब बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यह सवाल क्या है? किसी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, ध्यान से समझिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर यदि कोई किरणें दर्पण पर आती है, यानी कहने का मतलब हुआ कोई किरणें जो है ना ऐसे आ रही है प्रधान अक्ष पे, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे पड़ रही है। देखिए आ गया। कोई किरणें जब प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है तो वह परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरती है। किससे? जब वहां से वो लौटेगी ना, वो कहां से गुजरेगी? वास्तविक रूप में हो या काल्पनिक रूप में हो, वो फोकस से गुजरती है, यानी कि यहां से गुजरेगा। क्या समझ में आया आपको? यानी कि यहाँ पर आपको हम यह समझाने का प्रयास किए, यदि कोई किसी गोलीय दर्पण में, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या फिर आपका अवतल हो, क्या हो? उत्तल हो या अवतल हो। अभी हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यदि किसी गोलीय दर्पण में इस प्रधान अक्ष के समांतर ही कोई किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से गुजरती है। यह बिल्कुल फिक्स बात है, याद कर लेना है। यदि प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो टकराने के बाद फिक्स है कि वह फोकस से ही गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से ही गुजरेगा, अगल बगल कहीं से नहीं। यदि मुख्य अक्ष के समांतर वह किरणें आएगी तो परावर्तन के बाद वह फिक्स है कि फोकस से ही गुजरेगी। क्लियर है? अब चलिए हम लेते हैं, हम कौन सा दर्पण? अब ले लेते हैं थोड़ा भाई उत्तल दर्पण। तो आप सोचिएगा सर आप उत्तल दर्पण में क्या नहीं बताएं, तो भाई आपका एक भी डाउट हम नहीं रखेंगे, बिल्कुल एकदम एक एक डाउट क्लियर करके चले जाएंगे। क्योंकि देखिए आपको अगर हम बेहतर पढ़ाएंगे तभी तो आप मेरा नाम लीजिएगा, ये तो बोलेगा सर जी क्या क्या पढ़ा के चले गए, दोबारा आप देखने के लिए वो नहीं कीजिएगा। चलिए जी, यह हमारा क्या है? दर्पण का ध्रुव है। यह हमारा क्या है? प्रधान अक्ष है। यह जो ना वक्रता केंद्र है। यह दर्पण का क्या है? फोकस बिंदु है। चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर अच्छा लगेगा। याद रखिएगा दर्पण में जो किरणें आती है हमेशा दर्पण के आगे से आती है, पीछे से कभी नहीं आएगा। ये जो हिस्सा है पिछला हिस्सा है, यहां से किरणें आएगी दर्पण पर, लेकिन जैसे परावर्तन होगा इसका तो पता है वो अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि अंदर में हमारा क्या पेंट क्या हुआ है ना, यहां से वो लौट जाएगी। इस तरह से वो लौट जाएगी, इस तरह से लौट जाएगी। लेकिन इसी किरण को अगर हम आभासी रूप से अगर इसको गुजारे, आभासी रूप से गुजारे तो पता है कहां जाएगा? ये बिल्कुल यह फोकस से ही जाएगा। हल्का सर मेरा तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया, लेकिन ध्यान समझिएगा आपका फोकस से ही गुजरेगा, ठीक है ना। क्योंकि बिना नाप तोल का हम बना रहे हैं ना, मेरे पास इंची वगैरह कुछ नहीं है। तो क्या था, चाहे वो वास्तविक रूप से हो साथियों, चाहे वो वास्तविक रूप से हो या आभासी रूप से हो, लेकिन गुजरेगा कहां से? वो परावर्तन के बाद तो वो फोकस से ही गुजरेगा। आगे बात समझ में, एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण में यदि मुख्य अक्ष के समांतर, याद रखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरणें दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद चाहे वह वास्तविक रूप से हो या काल्पनिक रूप से हो, लेकिन गुजरेगा कहां से? फोकस से गुजरेगा। बस पहला किरण आप लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं किरण नंबर 2। अब देखिए दूसरा में क्या है? फोकस से गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है। हाँ चलिए
फिर से क्या करना पड़ेगा हमें, चलिए पहले हम अवतल दर्पण ही ले लेते हैं। यदि इसमें प्रधान अक्ष के फोकस से आएगा, यदि फोकस से आएगा तो वह जो है ना प्रधान अक्ष के समांतर निकलेगा। चलिए जी, यह हमारा क्या है, यह हमारा प्रधान अक्ष है। चलिए, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसे कहते हैं दर्पण का फोकस बिंदु, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां समझिएगा ध्यान से, पॉइंट में क्या लिखा हुआ है आपका, यदि प्रकाश किरणें फोकस से गुजरने वाली, यदि वो फोकस से गुजरेगी यानी फोकस से आएगी, याद देखिए प्रकाश किरणें कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, देखिए फोकस कहां से आ रही है भाई, देखिए फोकस से आ रही है। यदि वह फोकस से आएगी, यदि वह फोकस से आएगी तो परावर्तन के बाद वह क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। देखिए क्या दोस्त समझ में आया, क्या पार्टी आ गया समझ में, कुछ नहीं आया। यदि वह फोकस से आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद फिक्स है कि वह कहां से गुजरेगी, वह जो ना मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजरेगी, बिल्कुल यह फिक्स बात है, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। यदि वह आपका यदि आ रहा है फोकस से तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर ही निकल जाएगी। अब लेते हैं थोड़ा हम कौन सा दर्पण भाई, उत्तल दर्पण ले लेते थोड़ा, क्योंकि उत्तल में भी समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आप लोग हेरा जाइएगा का। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का फोकस बिंदु, दर्पण का वक्रता केंद्र, क्लियर है सबका। चले जी, क्लियर बिल्कुल होना भी चाहिए। यदि वह क्या होगा, फोकस से आएगा, अब फोकस से कैसे आएगा, देखिए अगर वह इस तरह से आएगा फोकस से, देखिए ध्यान से, लेकिन वो अंदर तो घुसेगा नहीं, क्योंकि यहां से परावर्तन वो हो जाएगा, यहां से वो क्या होगा, लौट जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, यहां से आया तो यहां से वो लौट गया, लेकिन वह अगर हम आभासी रूप से अगर बात करें इसका, आभासी अगर इसको गुजारे, यहां देखिए तिरछा हो जाएगा मेरा, लेकिन मान लीजिए ना वो फोकस से आ रहा है, भैया मेरे पास इंच वगैरह कुछ नहीं है, तो चलिए हम इसको ही घसका देंगे। इसे ही घसका देते हैं, और ज्यादा दूर हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सिर्फ समझना है चीजों को, ठीक है। तो चाहे आपका दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, यदि कोई किरणें यदि वह फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद वह क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर हो गया, अब आते तीसरा में। तीसरा में क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाती है। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, यानी कि सी से आ रही है, तो इसमें नो चेंजिंग, वह सी से ही लौट जाएगा। क्या होगा जी, सी से ही लौट जाएगा। यह जो किरण आपको बता रहे हैं ना, इतना महत्वपूर्ण है, इतना, तो आपको जो है ना अगले वाले पार्ट में जब पढ़ाएंगे ना प्रतिबिंब, तो वहां समझ में आएगा कि सर कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह याद नहीं रहेगा ना, यह चारों किरण, तो आप भूल जाइए कि आप फिजिक्स पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में प्रतिबिंब पढ़ लीजिएगा, भूल जाइएगा। तो चलिए, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसे कहते हैं दर्पण का फोकस बिंदु, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं जी, वक्रता केंद्र। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। यदि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण, यदि वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, यदि वह सी से आ रही है किरणें, यदि किरणें सी से आ रही है तो पता है क्या होगा, यदि वह किरणें सी से आ रही है तो परावर्तन के बाद वह जो है सी से ही लौट जाएगी, उसी दिशा में जैसे आएगी वैसे लौट जाएगी, यानी सी से आएगी तो सी से ही लौट जाएगी। यह बिल्कुल परफेक्ट बात है जी,
इसमें कोई दोहराई नहीं है। यदि आपका सी से आएगा यानी कि वक्रता केंद्र से किरणें आती है तो परावर्तन के बाद आपका वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाएगी। चलिए थोड़ा बना लेते हैं किसमें, उत्तल में। ऐसे आप समझ गए ना, आप क्या उत्तल में बनाएंगे, क्योंकि समझदार के लिए सारा काफी है, समझ गए। यदि वह सी से आएगा तो वह सी से ही लौट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ध्रुव पर आपतित किरण प्रधान अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। वाह भाई, तो ध्रुव आप समझते हैं ना, आपको हर पॉइंट बता दिए हैं। ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, आपका वक्रता केंद्र क्या होता है, आपको हर चीज जो है ना एक एक पॉइंट पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। तो ये रहा हमारा भाई क्या, प्रधान अक्ष। इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसे कहते हैं दर्पण का फोकस बिंदु, इसे कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। तो यदि कोई किरणें दर्पण पर, यदि वह इस पर आता है, दर्पण के ध्रुव पर आता है, यदि ध्रुव पर आएगा तो पता है क्या होगा, यदि वह ध्रुव पर आ जाएगा यानी कि P पर आएगा तो पता है कैसे लौटेगा, समान कोण बनाते हुए लौट जाएगा, यानी कि इधर से लौट जाएगा। देखिए, यदि वह ध्रुव पर आएगा, ऐसे आएगा, ध्रुव पर आएगा तो वह परावर्तित जो होगा समान कोण बनाते हुए, यानी कि आई हो जाएगा आर, आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यदि यहाँ पे ये वाला किरण अगर बनाता है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वह जो लौटेगा ना, वह 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ही वो लौटेगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ से जो है ना आपका जो है चारों किरण के बारे में समझा दिए हैं। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार आप सभी को रिपीट कर देते हैं चीजों को। ठीक है ना। चलिए, ये चारों किरण जो है प्यारे बच्चों बहुत ही खास है आप लोग के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रतिबिंब सीखने के लिए जा रहे हैं और आपको अगर और बेहतर अगर आपको प्रतिबिंब सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको चारों किरणों को याद कर लेना पड़ेगा। और जहां तक कि मेरे अनुसार से आपको हम बेहतर सिखा दिए, समझा दिए, बस एक बार आपको रिवीजन कर लेना है, वीडियो एक बार दोबारा देख लेना है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जी एक बार समझिए यहाँ पे। तो यह हमारा क्या है, यह हमारे दर्पण का प्रधान अक्ष है, और यह क्या है, दर्पण का ध्रुव है। यह हमारा क्या है, दर्पण का फोकस बिंदु है। यह हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र है। बताइए, ये बात बताइए ना आप लोगों को। हाँ बता दिए हैं। अब देखिए चार किरण क्या क्या था। पहला किरण था, यदि प्रकाश किरणें अगर वह मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है, यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजर जाती है। यह पहला चीज आपको सिखाए थे। यह क्या था, पहला नंबर में था। क्या याद होगा कि नहीं, याद है। यदि वह मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजर जाती है। अब दूसरा क्या था जी, दूसरा था यदि प्रकाश किरणें यदि वो फोकस से आती है दर्पण पर, यदि फोकस से आती है तो वह परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यहां देखिए, यदि वह F से आएगा, यहां से आएगा तो परावर्तन के बाद वह क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। यह किरण हमारा क्या था जी, यह दूसरा किरण था। ठीक है। और तीसरा क्या था, याद है आप लोगों को। तीसरा हम बताए थे, यदि प्रकाश किरण यदि C से आएगा, वक्रता केंद्र से आता है, तो परावर्तन के बाद मेरे भाई वह जो है ना, जब परावर्तन होगा ना तो परावर्तन के बाद वह क्या होगा, उसी पथ से, जिस पथ से आया है, C से आया है, तो वह क्या होगा जी, C से ही लौट जाता है। यह हमारा जो है ना टर्म क्या था, तीसरा किरण था। आ रहा बात समझ में। और चौथा में प्यारे साथियों आपको हम क्या सिखाए थे, चौथा में सिखाए थे, यदि प्रकाश किरणें ध्रुव पर आपतित होती है यानी ध्रुव पर आती है तो वह समान कोण बनाते हुए जो है ना परावर्तित हो जाती है। समान कोण, सेम एंगल बनाते हुए क्या होगा, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ई वाला कोण जो है आपका
ई वाला कोण और ई वाला कोण यानी आई बराबर आर हो जाएगा। ये हमारा क्या था, चौथा किरण था। यदि आप लोग इन चारों किरणों को अगर अच्छी तरह से समझ गए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा सर जी हाँ हम सीख लिए हैं, हमको समझ में आ गया है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं प्यारे बच्चों हाथ जोड़ के कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या आपको यह बात समझ में आया, हाँ या ना। तो आप कमेंट में लिखेगा सर जी हाँ हमें चारों किरण समझ में आ गया है। क्या लिखना है, हाँ सर जी हमें चारों किरण अच्छी तरह से समझ में आ गया है। कमेंट बॉक्स में प्लीज आप आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यह इतना महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, इतना महत्वपूर्ण है ये आपको अगले वाले पार्ट में जब हम आएंगे ना तो वहां आपको समझ में आएगा कि यह किरण का महत्व क्या होता है। अगर प्यारे बच्चों यदि आपको यह चारों किरण याद नहीं है तो आप प्रतिबिंब नहीं बना पाइएगा, आप इमेज नहीं खींच पाइएगा, है ना। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो यदि पसंद आया होगा, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और पहली बार है तो सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं जी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।